बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 2 फरवरी 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। ठीक है, आज के प्रमुख समाचार अगर आप देखें तो जैसे आपको पता है कि कल 1 फरवरी था तो अंतरिम बजट जो है पेश किया गया। 1 फरवरी को बजट पेश किया जा रहा है पिछले 2017 से, लेकिन चूंकि बजट ये इलेक्शन ईयर है, चुनाव का समय है, इसलिए चुनाव के पहले जो है सरकारें अंतरिम बजट पेश करती हैं। तो ये अंतरिम बजट 2024-25 कल पेश किया गया है, उसको लेकर ही ढेर सारा समाचार है। तो उसमें हम आज चूंकि बजट का चर्चा है तो कहीं छोटी सी कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ छूट न जाए, इसलिए भी ध्यान रखना। तो आज 3 समाचार हम देख रहे हैं, 3 न्यूज़ पे चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। पहला है बजट, अंतरिम बजट 2024-25 के प्रमुख बिंदु। हम समझेंगे कि बजट में क्या क्या मुख्य मुख्य बातें रही हैं। ठीक है, ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बजट तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें थोड़े में समझना है तो क्या क्या प्रमुख प्रमुख चीज़ें रही हैं। दूसरा कि इस बजट के बारे में एक समीक्षा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में, मीडिया पे बहुत तरह के, तमाम तरह के अपने अपने विचार लोग दे रहे हैं, पक्ष विपक्ष सारे लोग। ठीक है, तो इस पे क्या विचार होना चाहिए, तो इस पे एक आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल है, मतलब द इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल है, बड़ा संतुलित उन्होंने लिखा है। और उसका जो हेडिंग है कि ये कोई लंबी छलांग नहीं लगाता है, बल्कि दृढ़तापूर्वक शांत दिमाग से आगे बढ़ने की बात करता है। जैसे कोई नया नया बच्चा आता है तैयारी करने, तो उससे पूछो तो बस साल भर में कर देंगे, ये कर देंगे, 150 क्वेश्चन में वो, मतलब 100 क्वेश्चन जीएस में रहेगा तो कहेगा कि प्री में कि हम 80, 90, 100 कर देंगे, या जो मेंस के 250 में वो 150 से कम की बात नहीं करेगा। तो ये शुरुआत, लेकिन जैसे जैसे गंभीर होता है, कोई प्री मेंस इंटरव्यू निकल जाता है तो उससे पूछेंगे तो वो थोड़ा रियलिस्टिक और वो उसका गंभीरता आ जाती है। तो वही चीज़ें दिख रहा है इस अंतरिम बजट में। सरकार के जो बजट पेश कर रही है उसमें दिख रहा है कि सरकार का जो है अपनी जनता, चूंकि चुनाव वर्ष है तो उम्मीद कर रही थी कि कोई लोक लुभावना वादा, क्योंकि अब पिछले 4-5 अंतरिम बजट में ये चीजें देखी गई थी। इस सरकार ने भी जो पिछला अंतरिम बजट पेश किया था उसमें भी देखा गया था, लेकिन यहाँ पे वो एक विश्वास दिखता है। तो क्यों दिखता है इसको इसमें बताया गया है। ठीक है, तीसरा न्यूज है MBQ प्रीडेटर ड्रोन। ये एक्चुअल में अमेरिका का है, एक ड्रोन है, जनरल एटॉमिक का है, और ये बहुत ही कह सकते हो कि दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड ड्रोन माना जाता है। इसके 31 ड्रोन को लेके जो है भारत खरीदने का तरफ जो है वो प्रस्ताव रखा था जब प्रधानमंत्री गए थे जो है पिछले साल वाशिंगटन DC की राजकीय यात्रा पे। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही एक एक मैगजीन है, मैगजीन क्या है, एक वेबसाइट है वो, या चैनल है आप कह सकते हो, उस पे लिखा था कि जो है वहाँ की कांग्रेस जो है पन्नू वाले मैटर को लेके इसको नहीं बेचना चाह रही है, इस पे रोक लगा रखी है। हालांकि उसको लेते हुए कल ही जो है अमेरिका विदेश मंत्रालय ने इस सौदे को आगे बढ़ने के लिए जो जरूरी मंजूरी होती है उसे दे दिया है। यानी कि अब इस प्रक्रिया को, एक बड़ी जो बाधा थी उसको पार कर लिया है, अब वो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और कैसे ये ड्रोन भारत के लिए महत्वपूर्ण है, भारत के स्ट्रेटेजिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है, अमेरिका क्यों दे रहा है भारत को, उसका जो कल ही स्टेटमेंट में उसी में ही बताया गया है, और इस ड्रोन की खास बातें बताएं। ठीक है, तो आइए चलिए हम देखते हैं पहला अंतरिम बजट के प्रमुख बिंदु। अगर देखा जाए ये बजट, तो ये बजट चुनावी साल होने के बावजूद भी, चुनावी साल है क्योंकि अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावी वर्ष में उम्मीद की जाती है कि जो सरकारें हैं वो अपने बजट के माध्यम से लोक लुभावनी बातें करेंगे। ठीक है, लेकिन सरकार का जो ये अंतरिम बजट है इसको एक अंतरिम बजट ही माना गया है, और वित्त मंत्री ने कहा है कि जो आगे का भविष्य, एक विकसित भारत के लिए जो रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी, वह जो जुलाई में हम अपना जो है फुल बजट प्रस्तुत करेंगे उसमें की जाएगी। इसमें से 2 बातें, एक कि सरकार को यह विश्वास है कि जो वो अब तक कर रही है उससे जनता उसको आगे चुन लेगी। दूसरा, ये बताता भी है कि सरकार कहीं ना कहीं, सरकार और जनता के बीच में कनेक्शन हो गया है, और सरकार को पता है कि जो वो कार्य कर रही है या जो वो चीजें कर रही है, जनता को उस पर विश्वास है। ठीक है, तो इसमें सरकार ने जो बजट के दौरान कुछ बातें कही है उसमें कोई बहुत लोक लुभावनी चीजें नहीं कही गई है। जो मेन पहलू है वह यह है कि जो बजट है वो विकसित भारत का बजट है। 2047 जब भारत 100 वर्ष का होगा
उसके दौरान जो ये अमृत काल चल रहा है, इसके 25 साल में कैसे भारत को विकसित भारत बनाने की तरफ जो चलना है, उसके लिए ये बजट है। और इस विकसित भारत के 4 आयाम हैं। 4 आयाम कौन कौन से हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी अपने संबोधन में कहे हैं, युवा है, किसान है, महिला है और गरीब है। इन चारों को सक्षम बना के, साथ ही में अनुसंधान पे बल देते हुए सरकार इस बजट के जरिए जो है विकसित भारत को प्राप्त करना चाहता है। तो ठीक है, जैसे हम आपको बताते हैं कि विश्लेषण के क्रम में हम इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखते हुए ये जो हमारे जो बजट है उसके प्रमुख विशेषताओं या प्रमुख बिंदु या प्रमुख निष्कर्षों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए परिचय के रूप में देखा जाए तो यह एक अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए है, 3-4 महीने, वरना वैसे तो बजट जो है वह एक वित्त वर्ष के लिए होता है, यानी 1 अप्रैल से लेके जो है अगले साल 31 मार्च को लेकर। लेकिन चूंकि बीच में चुनाव है, इसलिए उस दौरान वोट ऑन अकाउंट या खर्च के बारे में बता दिया जाता है। तो उससे बेहतर जो होता है कि इंटरिम बजट की उस दौरान सरकारें रख दी। और ऐसे अंतरिम बजट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होना चाहिए कि सरकार को ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए जो उसके चुनाव, लोकतंत्र में देखिए एक आइडियल इंटरिम बजट तो यही होता है कि सरकार को इसमें बहुत लोक लुभावना वादा नहीं करना चाहिए। ये होता है कि चुनाव के दौरान जो है एक स्थायी, जैसे कोई स्थायी पद पे कोई व्यक्ति आया हो, जैसे कोई आगे आने वाला हो, तो उस समय के लिए अगर केयर टेकर सरकार है या स्थायी सरकार है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो बहुत बड़ी बड़ी बातें न करे, वो जो चीजें चल रही है उसको ऐसे चलाए। ये एक इंटरिम बजट से जो है उम्मीद की जाती है आइडियल इंटरिम बजट से। हालांकि इसके पहले कि जितनी भी सरकारें रही, उसमें भाजपा की भी सरकार रही है, 2 साल की जो है यूपीए की सरकार रही है, ये सरकार भी पिछली बार उस चीजों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन इस बार उन्होंने इंटरिम बजट को एज आइडियल रूप में रखा और कोई बहुत लोक लुभावनी चीजें नहीं की। ठीक है, तो इसको पहले समझ लीजिए। लेकिन केंद्रीय चुनाव के नजदीक है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसी भी बड़ी लोक लुभावना घोषणा से दूरी रखी और उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के सरकारी बोझ उठाने की धीमी गति की शुरुआत की। यानी अर्थव्यवस्था की जो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अभी सरकार उठा रखी थी, अब उसको धीरे धीरे कम करते हुए निजी क्षेत्र को भी साथ लाने की कोशिश की। अभी बताएंगे क्या यह मामला है। ठीक है, और 2024-25 में व्यय में वृद्धि को 1% कम करके, यानी जो पूंजी जो है उसको 6% तक कर दिया। और उन्होंने बाजारों से यह भी कहा कि वह सरकार कम उधार लेगी ताकि निजी क्षेत्र को कम ब्याज दरों पर आवश्यक ऋण मिल सके। यानी सरकार ने अपने जो पिछले व्यय है उसमें कमी की है और वो व्यय की वृद्धि जो बढ़ा था तो 6% की दर से बढ़ी है। इससे क्या होगा कि सरकार अपने खर्चे को पूरा करने के लिए फिस्कल डेफिसिट लेती है। और एक व्यवस्था थी कि जब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे शेप में न हो, तो यानी जो परिस्थितियां उचित न हो, तो सरकारों को आगे आना पड़ता है। एक किन्स करके एक अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा कहा जाता था कि सरकार अपने निवेश के द्वारा, घाटे की वित्त व्यवस्था या डेफिसिट फाइनेंसिंग के द्वारा वो विकास को बढ़ावा दे सके, और जैसे जैसे निजी क्षेत्र आगे आता जाए सरकार को पीछे हटना चाहिए। हालांकि किन्स की व्यवस्था को लोग सरकारों ने माना है, अभी दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्था है उन्होंने भी माना है, 8 की मंदी के समय जो है यूपीए सरकार ने भी माना था। लेकिन जो पीछे हटने की घटना होती है ना, कि लोक लुभाना, चूंकि लोकतंत्र में जनता चुनती है, तो जो चीजें आप किसी को दे चुके हैं उससे पीछे हटने में सरकारें जो है थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। लेकिन इस सरकार ने किन्स की बात को करते हुए धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया है ताकि निजी क्षेत्र के लिए जगह मिल सके। कैसे? क्योंकि अगर सरकार ही ऋण लेती रहेगी तो निजी क्षेत्र के लिए पैसा कम बचेगा। अब मान लिया 100 रुपए है, उसमें से सरकार 50 रुपए ले ले तो 85 रुपए बचेगा। तो निश्चित रूप से जो बैंक हैं वो दर बढ़ा देंगे। लेकिन सरकार अगर 40 रुपए लेती है या 30 रुपए लेती है तो बैंक के पास 70 रुपए रहेंगे उनको ऋण देने के लिए। तो जाहिर सी बात है, निजी क्षेत्र के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, ऋण लेने के ज़्यादा विकल्प होगा, तो बैंक भी दर कम कर देते हैं, जिससे निजी क्षेत्र का जो महत्वाकांक्षा है या जो इनोवेशन है, जो वो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती है और निजी क्षेत्र प्रेरित विकास जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इसी दिशा में प्रेरणा शुरू है। अगर इसका दृष्टिकोण देखें, जैसे अगर बजट के प्रमुख बिंदु को समझना है तो इसका अप्रोच क्या है उसको समझिए। तो देखिए, ये बजट कहता है कि सरकार 2014 से पहले की हर चुनौती को पार कर चुकी है। ये वित्त मंत्री कह रही हैं कि सरकार 2014 के पहले से जो हर चुनौती थी उसको पार कर लिया है। यानी कि
जो जो समस्याएं 2014 के पहले थी, यानी इस सरकार के पहले, उन सबको पार कर लिया है। और इस दौरान भी जो चुनौतियां पैंडेमिक के दौरान था उसको भी पार कर लिया है, ये सरकार बता रही है। ये सरकार का विश्वास अर्थव्यवस्था को लेकर है और भारत को निरंतर उच्च विकास के दृढ़ पथ पर रखा है, ये बातें ये कह रही हैं। ठीक है, और क्या कह रही है कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के हमारे लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोड मैप पेश करेगी। यानी कि अभी ये इंटरिम है, जब हम जुलाई में सत्ता में आएंगे तो हम एक विस्तृत रोड मैप करेंगे। ठीक है, वित्त मंत्री ने किसी बड़े कल्याणकारी कार्यक्रम की घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने किराए के घरों, झुग्गी झोपड़ियों, चाल अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले मध्यम वर्गों के लिए भी ये कुछ व्यवस्था की है कि उनके लिए जो है आसानी से जो है आवास उपलब्ध किया जा सके। और साथ ही में आप एक है कि जो जननांकी लाभांश वाला है, जैसे डेमोग्राफी और उसके लेकर किया है। यानी सरकार का अप्रोच क्या है कि अब हम चुनौतियों से पार हो गए हैं, अब हमें विकसित भारत की तरफ चलना है। देखिए, एक बार खराब समय आता है ना, घर का जो मुखिया होता है तो पहले वो घर को सजोनों में रखता है, यानी जो घर की खर्चे हैं, जरूरत है, या जो बाकी लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जैसे जैसे अब लगता है कि स्थिति ठीक है, तो जो घर के बाकी मेंबर्स हैं उनको मोटिवेट करता है कि वो भी अब आगे काम करें। तो भारत सरकार अब उस स्थिति में है कि उसने कहा कि अब जहां तक हमें चलना था वहां तक हम चल लिए हैं, अब इसके आगे की दूरी को हमें निजी क्षेत्र के तहत जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो रोड मैप है वो आगे बढ़ाएगा। साथ ही देखिए, तेजी से जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तन जो हो रहे हैं, हमारी डेमोग्राफी, उसको लेकर भी एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी जो इसको कैसे जनसंख्या का प्रबंधन किया जाए और जनसांख्यिकी परिवर्तन का कैसे लाभ लिया जाए उस पर ये काम कर रही है। ठीक है, अगला जो है कि विकास दर को लेकर क्या अनुमान है कि आगे विकास दर क्या रहने वाली है। तो इसमें सरकार ने 2024-25 के लिए, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेके जो है 31 मार्च 2025 के लिए जो नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर है, नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर मतलब मार्केट प्राइस पे, क्योंकि जीडीपी देखिए क्या होता है कि वर्तमान बाजार दर पे, मतलब जो भी वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उसका मौद्रिक मूल्य। ठीक है, अब ये मूल्य जो है वर्तमान दर पे निकाला जाता है तो नॉमिनल जीडीपी या नामात्र की जीडीपी आता है, और किसी आधार वर्ष को लेकर चलाया जाता है तो बेस, जैसे 2011-12 है तो उसको लेकर निकालने से बेस इफेक्ट हो जाता है और इन्फ्लेशन को घटा दिया जाता है। इससे मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन को घटा दिया जाए तो रियल जीडीपी दर या वास्तविक विकास दर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस आधार पर जैसे नॉमिनल जीडीपी दर 10.5% रखा गया है, जो कि कितना है 3.27 लाख करोड़, यानी 3.27 करोड़ है। और इसे जब ट्रिलियन डॉलर में तो 3.94 ट्रिलियन डॉलर है, यानी उम्मीद है कि नॉमिनल दर पे 24-25 में 3.94 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। और इसीलिए जो है इसी तरह से करते करते सरकार को उम्मीद है कि 27 में ये जो है 5 ट्रिलियन डॉलर और 30 तक 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। अब ये 10.5% है, तो इसमें 3.5 से 4% का जो एवरेज अगर आप मुद्रास्फीति मान ले चलो 4% ही मान लिया, तो जो एक्चुअल विकास दर है वो 6.5% की उम्मीद है इस साल के लिए। और जो पिछला है वो बता रहा है कि 7.3, यानी 22-23 का 7.2 था, जो इसके पहले है 7.3 है, और इसका भी जो है 6.5% या उससे ज्यादा ही रहेगा। अभी आपको पता है कि 29 जनवरी को जो है वित्त मंत्रालय ने जो इकोनॉमिक रिव्यू या आर्थिक समीक्षा प्रकाशित की, उसमें भी उम्मीद की है कि अगले 3 सालों में ये विकास दर 7% के आसपास ही रहेगी, जो कहीं ना कहीं इसके आसपास ही है। अब जो ये तो हुआ कि वृद्धि दर का अनुमान क्या निकाला। अब बताया कि राजकोषीय अनुशासन, सरकार का बल जो है कि जो फिस्कल प्रूडेंस या फिस्कल डिसिप्लिन पे है, वो है कि सरकार फिजिकल अनुशासन को बढ़ाए रखे, क्योंकि उससे क्या होता है कि देखो, राजकोषीय घाटा वर्तमान लोक कल्याणकारी राज्य या विकासशील देशों के लिए आवश्यक महत्व किया जाता है वेलफेयर इकोनॉमी में, कि सरकार उसके जरिए जो है निवेश को बढ़ा के जो है रोजगार सृजन और सारी चीजें करती है। युद्धकाल के लिए भी किया जाता है, विपरीत परिस्थितियों के जैसे कोरोना आदि का संकट था उसके दौरान किया जाता है। फिर भी ये माना जाता है कि एक अर्थव्यवस्था के बेहतर स्थिति को लेकर, बेहतर होने के लिए कर रहा है कि घाटा एक पर्टिकुलर जीडीपी से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि उसको सस्टेन किया जा सके। ठीक है, और जो सस्टेनेबल है इसके लिए फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट आया था 2003 में, जिसमें तो 3% कहा गया है, लेकिन वो कई कारणों से जो है उसको नहीं पाया जा सका है, यानी आप कह सकते हैं कि अभी तक नहीं पाया जा सका है। और
जो कोरोना काल है उसमें तो राजकोषीय घाटा काफी ज्यादा हो गया है। राजकोषीय घाटा मतलब सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो कुछ ऋण लेती है, ठीक है, उधार व्यक्ति से लेती है, नोट छापती है, ये सारी चीजें उसमें होता है। अब इसको सरकार कम करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और ये देखते हुए कब कर रही है कि देखिए आदर्श आचार संहिता लागू होने जा रहा है। जैसे अब जल्दी से ही चुनाव होगा तो उसके पास जैसे डेट की घोषणा होगी, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो उसके बाद मंत्रालय या सरकार जो सरकारें हैं वो बहुत ज्यादा कुछ खर्चा नहीं कर सकती। इसलिए जो अब बाद के महीनों में खर्च क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने कई मंत्रालयों के जो पिछले साल के लिए जो धन आवंटन किया था उसमें कटौती कर दी है। ये देखते हुए कि ये खर्च कर नहीं पाएंगे तो इसमें कटौती कर दिया जाए। उससे क्या हुआ कि जो संशोधित अनुमान हुआ, देखिए बजट में कई सारी चीजें होती हैं। एक पिछले साल का एक्चुअल डेटा, पिछले साल के बजट का बजट अनुमान, पिछले साल के बजट का रिवाइज्ड अनुमान, आरई लिखा रहता है यानी जो संशोधित अनुमान है, और इस साल का अगले साल का जो है बजट या बजट अनुमान, ठीक है। तो जो पिछले साल का जो अनुमान था उसमें जो रिवाइज्ड अनुमान है उसमें राजकोषीय घाटा क्या था, पिछले साल के लिए बना था कि जो अनुमान था 2023 में वो 5.9% था कि पिछले साल के बजट में अनुमान किया गया था कि 5.9% का राजकोषीय घाटा है। अब उसको सरकार ने संशोधित कर दिया कि नहीं, वो 5.8% रहेगा। ये पिछले साल का है, ठीक। और इस साल के लिए उसने तय कर दिया कि जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है इसमें अनुमान लगाया कि राजकोषीय घाटा 5.1% तक रहेगा। यानी कि सरकार जो पिछले साल के लिए बजट अनुमान 5.9% था उसको कहा कि नहीं, वो 5.8 ही रहेगा। और इस साल के लिए यानी अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल से चलेगा उसके लिए बजट अनुमान में लगाया है जो राजकोषीय घाटा कि 5.81% रहेगा। और उसके आगे वाले के लिए तो अनुमान लगाया है कि वो 4% के 4.5% के आसपास हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो 3% जीडीपी की तरफ है उधर ही चल रहा है। यानी दिखा रहा है कि सरकार धीरे धीरे राजकोषीय अनुशासन पर बल दे रही है, यानी अपने खर्चों को कटौती कर रही है। राजकोषीय घाटा कम होने का मतलब है कि सरकार अब बचत कर रही है, अपने को कर्ज लेने से, उधार लेने से रोक रही है। अब एकदम से नहीं रोक सकती है क्योंकि फिर उससे दिक्कत आती है, फिर ये रोक रही है। अब इसमें रोकने पर ये होता है कि किस तरह से रोक रही है। आपके पास जैसे आप एक परिवार के मुखिया है, सरकार को एक परिवार का मुखिया मानिए, आपके घर का बजट चलाना है। अब आपके पिताजी या माताजी जो भी घर वाले या माता पिता दोनों मिला लीजिए, जो घर के खर्चे को कम कर रहे हैं, यानी वो अपने उधार पहले वो आप ऐसे समझिए कि पहले वो 100 रुपए में करीब जो जैसे बजट लेते थे पूरे जीडीपी का, यानी वो पूरे साल जितना कमाते थे उसका लगभग 5.9% कर्ज लेते थे। अब उन्होंने कहा कि अब हम 5.1% कर्ज लेंगे, ठीक। तो ये जो कमी किया है, ये कहां कम किया है, इससे दिखेगा कि सरकार किस दिशा में जा रही है। अब ये कमी हो सकता है कि आप लोगों के भोजन पे कमी पे हो जाए, आप लोगों के पढ़ाई पे कमी हो जाए, या आप लोगों के जेब खर्चे पर कम हो जाए। अगर जेब खर्चे पे कम हो रहा है, मनोरंजन पे कम हो रहा है, घूमने फिरने पर कम हो रहा है, तो ये सकारात्मक दिशा में कमी है। अगर आपके जो है पढ़ाई लिखाई पे कम हो रहा है, आपके स्वास्थ्य पे कमी हो रही है, आपके शिक्षा पे कमी हो रही है, मतलब जो आपके जो पूंजीगत खर्चे पर है कि कोई घर बनवा रहे हैं इस तरह के, उसमें कमी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान। तो ये देखना है कि ये बढ़िया है, राजकोषीय घाटा सरकार कम कर रही है, इससे ये मोटे मोटे तौर पर चला कि ठीक है, लेकिन ये कहां कम कर रही है इसको भी देखने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए सरकार जो खर्च तो कम कर रही है लेकिन वो अपने पूंजीगत व्यय को नहीं कम कर रही है। पूंजीगत व्यय में सरकार कमी नहीं कर रही है, यानी कि आपके घर वाले भले ऋण कम ले रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके भोजन और आपके लिए जो भविष्य के लिए जमीन जायदाद, इस तरह की चीजों में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। वो कमी कहां कर रहे हैं, आपके पॉकेट खर्चों में या आपके देनी। आपको टॉफी देते थे तो अब वो एक देंगे, ठीक है। कभी आप जो है परेशान थे तो उन्होंने आपको मदद की, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब धीरे धीरे जो है वो आप बड़े हो रहे हैं, यानी आप बड़े हो रहे हैं मतलब अर्थव्यवस्था आप मजबूत हो रही है। तो सरकार अपने पूंजीगत खर्चे में कमी नहीं कर रही है, बढ़ा ही रही है, थोड़ा कम बढ़ा रही है लेकिन बढ़ा रही है, और राजकोषीय खर्चे को धीरे धीरे कम कर रही है। तो ये बता रहा है कि सरकार सही दिशा में जा रही है। देखिए वित्त मंत्री ने कहा कि 1,11,11,111 करोड़ रुपए जो ये जीडीपी का 3.4% है पूंजीगत व्यय सरकार कर रही है। पूंजीगत व्यय क्या होता है कि ऐसी संपत्तियां जिससे आगे और लाभ हो, समझ रहे हैं। अब इसको क्लैरिफाई ये करिएगा कि उससे, जैसे कि आपने
कोई कार खरीदी और खुद से चला तो ये रेवेन्यू खर्चा आ जाएगा। लेकिन आपने कार खरीद के रेंट पे दे दिया या कार खरीद के जो है आप खुद से चलाने लगे तो वो आपको लाभ देगा, तो ये पूंजीगत खर्च हो जाएगा। तो इस तरह से वो पूंजीगत खर्च उसे कहते हैं जो भविष्य में आय को बढ़ाए, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कि उत्पादक संपत्ति बनाए या जो है भविष्य में आय को बढ़ाए। वो भी खर्च है लेकिन इससे भविष्य में लाभ होने की संभावना है, इसलिए इसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। यह 17% पिछले साल से अधिक है। हालांकि 2023-24 में 28% वृद्धि की गई थी पिछले साल की अपेक्षा, इस साल पिछले साल की अपेक्षा 17% वृद्धि कर गई है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा है क्योंकि पिछले साल 10 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया था, इस साल 11,11,111 करोड़ यानी 1,11,111 करोड़ रुपए ज्यादा सरकार खर्च कर रही है और ये जो टोटल जीडीपी का 3.4% है, ठीक है। और यह शायद इस विश्वास से आता है कि इंडिया इंक जो अब पहले जैसे 28% बढ़ा था अभी भी बढ़ा है लेकिन 17% बढ़ा। क्यों बढ़ा है? क्योंकि अब सरकार को लगता है कि अब जो निजी क्षेत्र है वो धीरे धीरे आगे आएगा, ऐसे में वो अपना जो खर्चा है उसको कम कर रही है। तो उसमें कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि जब निजी निवेश बड़े पैमाने पर हो रहा है तो केंद्र सरकार द्वारा कम उधारी से निजी क्षेत्र के लिए ऋण की बड़ी उपलब्धता में मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार अगले साल 50,000 करोड़ रुपया कम उधार लेगी। अगर 50,000 करोड़ रुपया कम उधार लेगी तो वो मार्केट में उपलब्ध रहेगा, किसके लिए? निजी क्षेत्र को लेके, ठीक है। राज्यों में भी पूंजीगत बढ़ाने पर बल। केंद्र सरकार अब केवल अपने यहां ही नहीं पूंजीगत व्यय बढ़ा रही, उसने राज्यों को भी कहा कि वो भी अपने यहां पूंजीगत बढ़ाएं, क्योंकि अगर विकसित भारत को बनाना है तो जैसे कि अभिभाषण में राष्ट्रपति को मिला या और उसके पहले जो इकोनॉमिक्स जो है रिव्यू आया था उसमें है कि राज्यों के बगैर सहयोग के नहीं हो सकता है। तो सरकार यहाँ पे एक योजना चलाई थी कि राज्यों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट या पूंजीगत व्यय या ऐसा व्यय जिससे दीर्घकाल तक लाभ हो, उसके लेकर एक 50 साल के ऋण के लिए बिना ब्याज के 50 साल की अवधि तक का ऋण राज्यों को केंद्र सरकार देती थी। उसके लिए 50,000 करोड़ था, अब उसकी जो मात्रा है अब वो बढ़ा दी है। यानी देखिए, राज्यों को भी अधिक उत्पादक व्यय के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना जारी रखी है। 2024-25 के लिए उन्होंने 1,30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो 2023-24 से 30% अधिक है। 2023-24 में पिछले साल ये 1 लाख करोड़ था, इस साल ये बढ़ा के 1,30,000 करोड़, यानी इसमें भी देखिए भारी 30% की वृद्धि की गई है। इसमें से भारत के द्वारा राज्यों के मील के पत्थर यानी ऐसे सुधार जो भविष्य के विकसित भारत के लिए करेंगे, उसके लिए जो 50 वर्षीय 75,000 करोड़ रुपए शामिल है और बाकी पर्यटन आदि इस तरह की चीजों के लेकर राज्यों में किया जाएगा, ठीक। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर ये 1,30,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिया गया है, ये ऋण को राज्य में जाएगा, ऋण के रूप में रहेगा यानी वो वापस होगा, तो लेकिन इस पे ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो देखा जाए तो 11,11,111 करोड़ वो प्लस 1,30,000 करोड़ ये जोड़ लीजिए तो लगभग 12,41,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय केंद्र सरकार अपनी इस स्कीम के तहत करना चाह रही है, ठीक है। दूसरा है प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में विकास को बल। देखिए, सरकार सिर्फ पूंजीगत व्यय ही नहीं कर रही है, वो एक और चीज देख रही है। जैसे कहा ना कि उसके विकास के 4 स्तंभ हैं विकसित भारत के, कौन कौन से? युवा, महिला, किसान और गरीब। साथ ही साथ अनुसंधान को बहुत महत्व दिया गया है, रिसर्च को बहुत महत्व दिया गया है। तो रिसर्च के क्षेत्र में और स्टार्टअप यानी जो प्रौद्योगिकी तंत्र है वो जो स्टार्टअप है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, इनोवेशन एंड रिसर्च के द्वारा ही वो आगे बढ़ रहा है। उस क्षेत्र को लेकर देखा गया है कि उम्मीद की जाती है, अभी चाहे अमेरिका में देखें या चीन में देखें, जो रिसर्च हुआ है, जो निजी क्षेत्र का रिसर्च है, वही वाकई में जो है कहीं ना कहीं विकास को बढ़ावा देता है। भारत में ज्यादातर रिसर्च सरकार की संस्थाओं द्वारा होता रहा है, निजी क्षेत्र द्वारा उतना ध्यान नहीं दिया जाता रहा है। क्यों? क्योंकि रिसर्च में पैसा लगता है और उस पैसे का दीर्घकाल में रिटर्न आता है, तो निजी निवेश इतना ज्यादा आकर्षित नहीं होता है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कहा कि नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए की एक कॉर्पस फंड बनाया है, जिससे निजी क्षेत्र को 50 साल तक के लिए बिना ऋण के, बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा, ताकि वो निजी निवेश, ताकि वो अनुसंधानों में निवेश कर सके। इससे एक तो स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा,
ऐसे ऐसे क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है। साथ ही रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने की तरफ प्रयास शुरू किया जा सकता है। और ये वो क्षेत्र है जिसका ज्यादातर जो स्टार्टअप या औद्योगिक प्रमुख थे उन सब ने इसके बारे में तारीफ किया है। ठीक है, अब ये तो हुआ, चलिए पिछला कि कितनी सारी चीजें हुई। अब जो है कि ये बजट का कुल मिला के क्या कहना है, तो इंडियन एक्सप्रेस के से हमने लिया है, उनके संपादकीय से। देखिए उनको आभार भी है कि बस हमने इसको अपने अनुसार जैसे विश्लेषण करता है उसको हमने अपने अपने टुकड़े में बांट लिया है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं और आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। इसमें है कि कैसे अंतरिम बजट कोई छलांग नहीं लगाता, यानी कोई लंबा नहीं, वो क्या कहता है कि बल्कि शांत दिमाग से आगे की बढ़ने की ओर अग्रसर है। ठीक है, कि वो कोई ये नहीं कि आज हम कूद फांद के दुनिया जो है ये वादा कर दे। जैसे सोचिए कोई दो लोग हों, अब उसमें कोई भी जेंडर हो सकता है, वो आपस में मिलते हों, है ना, तो एक दूसरे से लंबी लंबी बातें करते हों। ठीक है, सभी करते हैं चुनाव के समय, इसको समझिए चुनाव के समय सरकारें इसी तरह से करती हैं, उनको जिनको आना रहता है मतदाताओं को वो उसी तरह से लंबे लंबे वादे कि हम चांद सितारे तोड़ लाएंगे, इस तरह की बातें की जाती है, जिसको लोकतंत्र में यानी राजनीतिक शब्दावली में जिसे प्रमोशनल पॉलिटिक्स या पॉपुलिज्म बोला जाता है। ठीक है, कि वो जो है जो कह सकते हो कि प्रचार उचार वाली जो चीजें की जाती है। ठीक है, और एक डेवलपमेंटल यानी जो डेवलप किया जाता है, तो विभिन्न सरकारें जब करती हैं, पिछले साल भी इस बजट में सरकार ने वही किया था, कई सारी योजनाएं लाई थी क्योंकि विपक्ष ने भी किया था। लेकिन इस साल सरकार ने वो पॉपुलिज्म हट गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करने की बात है, हाँ शांत दिमाग से आगे बढ़ने की बात, जबकि अभी बजट के प्रावधान दिखाए ना, उसी बात को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इस बेहतरीन, इसका जो इंग्लिश में वो है, हिंदी में जो तर्जुमा है कि अंतरिम बजट कोई छलांग नहीं लगाता बल्कि शांत दिमाग से आगे बढ़ने की ओर अग्रसर है। लीप फ्रॉग नहीं, कोई डांकने कूदने की बात नहीं है, शांत चित्त से आगे बढ़ना। इसको ऐसे समझिए कोई नया नया लड़का या लड़की बच्चे तैयारी करने आते हैं यूपीएससी में, और शुरू में तैयारी करते हैं तो उनको लगता है कि वो एक ही दिन 2 दिन में टॉप कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, प्री दे देते हैं, मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू दे देते हैं, इसके बाद उनसे पूछोगे ना तो उनमें जो स्थिरता आती है वो इस बजट में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अब सरकार को भी लग रहा है कि जनता उसके कार्यों को समझ गई है। बहुत आप सोचिए कि चुनाव के समय सरकारें वादा करती हैं लेकिन अपना पिछला नहीं दिखाती, लेकिन ये सरकार अपने पिछले 10 सालों को और साथ ही में उसके पिछले 10 सालों पर व्हाइट पेपर लाने के लिए तैयार है। सोचिए, अक्सर मांग की जाती है विपक्ष के लोगों द्वारा कि सरकार व्हाइट पेपर लाए, यहां सरकार कह रही है कि हम अपने पिछले 10 सालों का, उसके पिछले 10 सालों का हम व्हाइट पेपर लाएंगे ताकि लोग जान सके कि पिछले 20 सालों में क्या हुआ है, जिससे अगले 10 सालों का हमें पता चल सके। ठीक है, तो यह बताता है कि सरकार को अपने कार्यों पर विश्वास है और उसे यह भी विश्वास है कि उसके इस कार्यों को जो जनता है वो भी पसंद कर रही है, इसीलिए वो इस तरह के शांत दिमाग से आगे बढ़ने की नीतियों पर चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देश के लिए, एक राजनीतिक लोकतंत्र के लिए एक परिपक्व चीज है। इसीलिए पिछले चार अंतरिम बजटों से अलग, यानी 2004 का या उसके पहले, यानी 2004 का जो अंतरिम बजट वाजपेयी सरकार ने दिया था, या 2009 का जो अंतरिम बजट यूपीए सरकार ने दिया था, या 2014 का बजट जो यूपीए सरकार ने दिया था, या 2019 का बजट जो मोदी सरकार ने दिया था, पिछले 4 अंतरिम बजटों से अलग इस बजट में सरकार ने कोई लोक लुभावनी बात नहीं की और सिर्फ अंतरिम बजट जैसे होता है कि ठीक है चलेगा, आगे हम आगे करेंगे, उस तरह की बातें की। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई देती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसा, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये कोई जो है छलांग नहीं है बल्कि शांत चित्त होकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। तो देखिए, इसमें एक जो 24-25 का अंतरिम बजट है, ये अगले 25 वर्षों के लिए एक विजन स्टेटमेंट है, एक दृष्टिकोण है जो नामित है। ये तथाकथित कथित अमृतकाल जो 2047 तक विकसित भारत या भारत को एक विकसित देश बना देगा, इसको एक रेखांकित करने वाला है। यकीनन अप्रैल मई में राष्ट्रीय चुनाव में सत्ता में वापस आने की अपनी संभावनाओं में सत्ताधारी पार्टी का विश्वास है, इसमें से कोई बात नहीं है। और इसलिए यह संकेत है कि कोई नई कल्याणकारी योजनाएं या आयकर छूट
नहीं है। इससे कहा जा सकता है कि सरकार जो है अपनी नीतियों को लेकर जो है अपने आने वाला जो काम की है उसको लेकर आश्वस्त है, इसलिए कोई बहुत लोक लुभावना बात नहीं कर रही है। ठीक है, वर्तमान अंतरिम बजट पिछले अंतरिम बजट से भिन्न कैसे है? देखिए, इसमें जो पिछला अंतरिम बजट अगर सरकार के देखिए तो याद करिए कि उस समय प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने एक न्याय योजना लाई थी कि वो पूरे साल में 90,000 रुपए यानी 7,500 रुपए महीना हर व्यक्ति को देने की बात थी, हर परिवार को देने की बात थी। और जो है उसके पहले जीएसटी आ चुका था, नोटबंदी आ चुका था, तो कहीं ना कहीं नोटबंदी का तो खैर सरकार को लाभ मिला उत्तर प्रदेश में, तो वो तो, लेकिन जो जीएसटी था उसके कारण भी स्थितियां थी, तो सरकार को थोड़ा सा चैलेंज था। और उस दौरान उसके पहले 19 के चुनाव के पहले जो 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उन तीनों में जो है जो केंद्र की सत्ताधार पार्टी थी वो चुनाव हार गई थी। उसको ये सारी परिस्थितियों के कारण कुछ वहां पे उस तरह की परिस्थितियां थी, विपक्ष भी तगड़ा मजबूत था, उसने भी जो है एक दाव चला था और 5 साल पहले ही सत्ता में हटा था, तो लोगों को उतना जो है, तो उस दौरान सरकार ने भी अपने अंतरिम बजट में किसान सम्मान निधि या पीएम किसान शुरू किया था, वो भी बैक डेट से, दिसंबर से, ताकि कुछ पैसा जा सके, और 6,000 रुपए ही दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि 5 सालों में सरकार की बातों पर विश्वास था, तभी लोगों ने जो है 90,000 की जो बात करके 6,000 को समझा। साथ ही में बहुत बड़ा जो है मध्य वर्ग के लिए टैक्स छूट दिया था। तो इस बार भी उम्मीद की थी कि सरकारी जो समय है, मतलब बजट है, चुनावी बजट है, तो इसमें जरूर जो छूट की सीमा है वो भी बढ़ाई जाएगी इनकम टैक्स की, और जो पीएम सम्मान है इसको भी 6 से 9,000 रुपए किया जा सकता है, महिलाओं को और ज्यादा दिया जा सकता है। ये सारी चीजें अनुमान लोग लगा रहे थे, लेकिन सरकार ने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसको अंतरिम बजट कोई भी लोक लुभावना चीजें, न कोई पीएम जो सम्मान निधि है जैसी है वैसी ही है, उतना ही है, और जो बजट जो टैक्स छूट है वो भी जैसे है वैसे ही है, और वो भी तब जबकि इस बजट में आप जो देखिए कि इनकम टैक्स कारपोरेट टैक्स से आगे निकल गया है। सरकार के आने वाले पैसे का 19% जो है इनकम टैक्स से आ रहा है और 17% कारपोरेट टैक्स से आ रहा है, जबकि जीएसटी से जो है सरकार को 18%, यानी जीएसटी से और कारपोरेट टैक्स से ज्यादा सरकार को पर्सनल इनकम टैक्स से आ रहा है। इसके बावजूद भी सरकार ने जो है उसको सीलिंग को बढ़ाने का फैसला नहीं किया। ये बताता है कि कैसे ये अलग है, क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो शांत दिमाग से आगे बढ़ना कैसे दिखाई देता है? ठीक है, कोई लंबा फ्राग नहीं लिया, मतलब छलांग नहीं लगाई, तो कैसे शांत दिमाग से आगे बढ़ रही है, इसको समझिए, इस बातों को समझे तो देखिए इसमें स्पष्ट राजनीतिक आत्मविश्वास का एक सकारात्मक परिणाम सरकार का राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर नए सिरे से जोर देना है। यानी जो फिस्कल प्रूडेंस है या जो फिस्कल अनुशासन है, जिसको अभी बताए थे, उस पर बल देना है। और वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा न केवल निरपेक्ष यानी टोटल, पहले था 17,86,816 करोड़ का अनुमान लगा था, अब वो 17,34,773 करोड़ रुपए है, यानी जो अनुमान था एक्चुअल नंबर में भी घटा है, और जीडीपी के परसेंटेज के रूप में भी 5.9 से 5.8% हो गया है, और सरकार इसे इस बजट वर्ष में 5.1% तक होने की उम्मीद है, और अगले साल तो और भी कम करने की। यानी कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि सरकार जो राजकोषीय अनुशासन कर रही है ये दीर्घकाल के उद्देश्यों को लेकर कर रही है। ठीक है, और जो ये घाटे में कटौती कर रही है वो कैसे कर रही है? वो बड़े पैमाने पर राजस्व घाटे में कटौती कर रही है। यानी सरकार का वो खर्चा, राजस्व घाटा क्या होता है कि सरकार का जो राजस्व खर्च और राजस्व आय, मतलब जो राजस्व आता है और राजस्व जो खर्च होता है, इन दोनों के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, इससे कटौती से आ रहा है, क्योंकि 2022-23 में यह जीडीपी का 3.9% था। 23-24 के लिए जो संशोधित अनुमान निकाला गया है ये 2.8% है, यानी कहीं ना कहीं राजस्व घाटे में जीडीपी का 1.1% की कटौती देखी गई है। और इसे बजट के इस साल का जो बजट है इसमें 2% तक ला दिया गया है। ये कहीं ना कहीं एक सराहनीय प्रयास है। ठीक है, और केंद्र का पूंजीगत व्यय 2023 के जो संशोधित अनुमान में है वो 28.4% बढ़ा दिया गया है, और 2024-25 में भी
ये 16.9% बढ़ा है। ठीक है, तो ये बढ़ा है, यानी कि जो ये कमी आ रही है राजकोषीय घाटे में, जो कमी कर रहा है सरकार, वो राजकोषीय जो पूंजीगत व्यय में कमी नहीं कर रहा, वो कमी किस में कर रहा है? राजस्व घाटे या राजस्व में। और राजस्व घाटे में भी कौन सी कमी? जो सब्सिडी टाइप की है, यानी कि जो गुणवत्ता पर भी ध्यान है कि सब्सिडी और अन्य मौजूदा परिव्यय से दूर पर संपत्ति निर्माण वाले पूंजीगत व्यय की ओर खर्च को नहीं कम कर रहे हैं जो सब्सिडी है या ऐसे खर्चे हैं जो, मतलब मैंने कहा ना कि जैसे आपके जेब खर्च हुए, टॉफी ये तरह की चीजों को खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो जरूरी चीजें हैं सरकार उस पर खर्च नहीं कम कर रही है। ठीक है, इसी को ये कह रहे हैं कि यह स्वागत योग्य कदम है। दूसरा है, सरकार के इस दृढ़ फैसले का आशय क्या निकल सकता है? भाई चुनाव का समय है, चुनाव में जाना है और सरकार कठोर फैसले ले रही है, लोक लुभावना नहीं कह रही है। यानी कि दो, आप समझिए कि दो संबंधी हैं, एक जो वादा करना चाहिए था कि ढेर सारा, उसमें एकदम जो है मैच्योर ऐसा वादा कर रहा है जिसको पूरा कर ले। तो इससे क्या निष्कर्ष? इससे तो कुछ लोग ये निकालेंगे कि अब उसकी कीमत नहीं है, दूसरा ये निकालेंगे कि दोनों लोगों को एक दूसरे पर विश्वास हो गया है कि ये जो वादा कर रहा है इसको निभाएगा, और सरकार को भी पता चल गया है कि जो हमारी जनता है, जो हमारे वोटर हैं, उनको भी पता है कि सरकारें जो चीजें कर रही है वो उनके भविष्य के लेकर ही कर रही है। तो ये दोनों म्यूचुअल रिस्पेक्ट दर्शाता है। और क्या दर्शाता है? ये दिखा रहा है कि जो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का सामान्य विकास पथ वापस आ गया है, यानी जो पहले का विकास पथ था वो आ गया है। और यही बात निर्मला सीतारमण भी कहती हैं कि 2014 की पहले की जो चुनौतियां थी, या जो है पैंडेमिक या कोविड-19 ने जो समस्याएं उत्पन्न की थी, उन सब से हम उबर चुके हैं। और अब जो है बुरी तरह से प्रभावित लोगों को उधार, जैसे प्रभावित थी तो उधार ले रहा था, इस तरह से अब सरकार उतना दबाव महसूस नहीं कर रही है। दूसरा क्या है कि अब विकास को गति निजी क्षेत्र से मिलने की उम्मीद है। कम सरकारी उधारी निजी कॉर्पोरेट्स को निवेश करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराएगा। अभी बार बार ये कह रहे थे ना कि कैसे निजी निवेश, तो देखिए अब समझिए, व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए जो है सरकारी वित्तीयन हो या बाहरी क्षेत्र का संतुलन हो या कॉर्पोरेट और बैलेंस शीट, एक निर्णायक बहुमत वाली सरकार के साथ साथ निजी निवेश की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित पुनरुद्धार के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर सकती हैं। अब आगे है कि निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रेरित करना क्यों आवश्यक है? क्यों सरकार धीरे धीरे अपने को पूंजीगत या अपने खर्चे को कम कर रही है? कर रही है, लेकिन पूंजीगत खर्चे में कोई कमी नहीं कर रही है। और जो कमी कर रही है उसको इस अनुमान से कि निजी क्षेत्र इसको आगे आएगा। क्यों आएगा, क्यों जरूरी है, उसको समझिए। तो माना जाता है किसी आर्थिक विकास के लिए 4 प्राथमिक चालक या इकोनॉमिक ग्रोथ 4 के उसके पिलर होते हैं। पहला निजी उपयोग, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन या पर्सनल कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन जिसे बोलते हैं, निजी इन्वेस्टमेंट, निर्यात और सरकारी व्यय। जो पैंडेमिक है, या आप कह सकते हो कि जीएसटी के बाद के दौर से, नोटबंदी जीएसटी के बाद के दौर से ही ये थोड़ा सा निजी निवेश दिक्कत था। और निर्यात को लेकर पहले तो ठीक था, लेकिन जो है पैंडेमिक के बाद ये भी थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ थी। हमारा जो कुछ बल था निजी उपभोग पे था, हालांकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में चिंता बनी हुई है, लेकिन फिर भी ये निजी उपभोग है, उससे ही ड्रिवन हमारी इकोनॉमी है। और जो सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा था वो था सरकारी व्यय, यानी एक हवाई जहाज में 4 इंजन लगे हैं, 3 इंजन या 2 इंजन काम नहीं कर रहा है तो वो भी इंजन चला रहा है। ठीक है, तो इसी 3 इंजन खराब हो रहे थे लेकिन 2 इंजन चला रहा था। और सरकार को फिर और ज्यादा ऋण लेके ऐसे करके निवेश कर रही थी सरकार। लेकिन अब सरकार को उम्मीद आ गई है कि इंडिया इंक, या जो कह सकते हो निजी क्षेत्र है, वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की तरह जो है उनको याद दिलाने की वित्त मंत्रालय याद दिला रहा है, भारत सरकार याद दिला रहा है कि तुम्हारे पास बहुत क्षमता है, तुम सागर को लांघ जाओगे। जैसे जामवंत जी हनुमान को याद दिला रहे थे, का चुप साध रहो बलवाना, है ना, पवन तनय सुत पवन निदान, यानी पवन हनुमान जी को याद कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने ये सब क्या है जिसको लेकर तुम डरे हुए हो। तो वही निजी क्षेत्र को याद दिला रही हैं वित्त मंत्री कि अब तुम्हें आगे आके इसको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? उसमें भी ये है कि महामारी के बाद जो 2 क्षेत्र सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे निजी क्षेत्र में, वो था आईटी सेवाएं और स्टार्टअप। आईटी सेवाओं ने रोजगार को बहुत, उसमें भी जो डिजिटल आना पड़ा है और इस तरह की चीजें, लेकिन अब उनके यहाँ भी चुनौतियां दिखने लगी हैं।
और जो 2020 से 22 में 16 लाख से अधिक एक्स्ट्रा रोजगार जनरेट कर रहे थे, अब ये संख्या 15,40,000, यानी वहां पे भी रोजगार की कमी आने लगी है। और साथ ही जो स्टार्टअप है उनको पहले निजी क्षेत्र यानी बाहर से बहुत सस्ता और लंबा लोन मिल रहा था, लेकिन अब अमेरिका में ही ब्याज दरें अच्छे होने के कारण वहां पे भी ऋण महंगा हो गया है। ऐसे में उनके सामने पूंजी को लेकर दिक्कत आ रही है। तो इन सारी चीजों को लाभ लेने के लिए कहीं ना कहीं, या जो जननांकी लाभांश है या जो नौकरी है, युवा आए वो नौकरी पा सकें, निजी क्षेत्र का निवेश बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब अगला जो हमारा न्यूज है छोटा सा ही है कि अमेरिकन प्रीडेटर ड्रोन की बारे में जो बातें हैं वह है कि भारत सरकार जो है, जब प्रधानमंत्री अमेरिका में गए थे तो उन्होंने अमेरिका की एक प्रीडेटर ड्रोन बोला जाता है MBQ-9B जो है, ये इसको स्काई गार्जियन या जो सी गार्जियन इस तरह के नाम से है, इसको लेने का जो है बात हुई थी। और उसके काफ़ी समय बाद, लगभग 6-7 महीने बाद जो है कल जो है वहाँ की रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर जो है गो कर दिया है। अब जो आगे की प्रक्रिया है, यानी जो मेन रुकावट थी वो पूरी हो गई है, अब आगे प्रक्रिया शुरू होगी। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये क्या है, इसका अमेरिका के लिए क्या रणनीतिक महत्व है, भारत के लिए क्या रणनीतिक महत्व है और इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि अमेरिका विदेश विभाग ने भारत को अनुमानित 4 अरब अमेरिकी डॉलर के 31 सशस्त्र MQ-9B ड्रोन मिसाइलों और सहायक उपकरणों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि यह अनुमानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन DC की राजकीय यात्रा के दौरान इन्हें खरीदने की अपनी योजना की घोषणा के 7 महीने बाद आई है। ठीक है, और पेंटागन ने कहा है कि इस घोषणा से उसको जो है क्या होगा कि जो अमेरिकी कांग्रेस की जो संभावित बिक्री के लिए जो संस्थान है उसको इसमें आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। ठीक है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बयान देखिए कि इससे क्या होगा कि 31 HAL दिया जाएगा, जिसका 15 जो विमान है वह हमारा नौसेना ले जाएगी, मतलब उपयोग करेगी, 8 जो है वायुसेना प्रयोग करेगी और 8 जो है हमारी भारतीय सेना प्रयोग करेगी। रक्षा मंत्रालय अमेरिका का कहना है कि यह जो विमान है यह भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और एक प्रमुख रक्षा भागीदार भारत जो कहीं ना कहीं हिंद महासागर क्षेत्र की जो शांति स्थिरता उसके लिए मजबूत है, उसको मजबूत करने में योगदान देगा, इसलिए अमेरिका देना चाहता है। ठीक है, भारत को जो है MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन का भारत के लिए क्या रणनीतिक महत्व है, तो इसको समझिए कि यह दुनिया का सबसे अत्याधुनिक ड्रोन है और भारत को मिलने से पड़ोसी देशों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि इससे जो है मिलने से जो है चीन और पाकिस्तान दोनों ही डरे हुए हैं और इसका इस्तेमाल जो भारत करेगा वो मुख्य रूप से चीन की सीमा पर और हिंद महासागर के क्षेत्र में इसको करने की उम्मीद है। इसके बारे में जैसे बताया जाता है कि गलवान घाटी में जब झड़प हुआ था तो भारत ने अमेरिका से 2 प्रेडेटर ड्रोन किराए पे लिया था, एक हिंद महासागर के लिए और एक जो है चीन पे इस तरह की चीजों को करने के लिए। अब समझ लीजिए कि उसी तरह के ड्रोन को भारत 31 ड्रोन को भारत खरीदना चाहता है, जिससे कहीं ना कहीं जो है हिंद महासागर में इसको निगरानी किया जाएगा। और वैसे भी खतरा इस तरह से जो है ड्रोन और इस तरह की हूती खतरे और बढ़ गए हैं, चीन का जिस तरह से हो रहा है उस तरह से इसका हमें इस्तेमाल करने में फायदा मिलेगा। इसकी विशेषताएं बताएं तो ये ऐसा ड्रोन है जो 35 घंटे तक उड़ान भर सकता है और यह एक जो प्रमुख फाइटर एयरक्राफ्ट है उससे कई गुना सस्ता भी है। यानी एक फाइटर एयरक्राफ्ट को अगर निगरानी दिया जाए तो लगभग $8,000 प्रति घंटे का खर्चा आता है, इसमें खर्चा $3,500 का आएगा और इसमें पायलट भी दूर बैठ के ही वो सारी चीजें कर सकता है। ये ड्रोन ऐसा है जो कि बहुत सटीक दूर से निशाना लगा सकता है। इसका एक बारे में होगा कि जो अलकायदा प्रमुख था अल जवाहिरी, उसको मारने के लिए अमेरिका ने इसी ड्रोन का सहारा लिया था। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ऊंचाई से लेके बहुत देर तक यानी 35 घंटे तक ये लगातार कर सकती है। इसका इस्तेमाल वहां भी किया जा सकता है जहां हमारी सेना को तैनात नहीं किया जा सकता। ऐसे में चीन की सीमा और पूरे हिंद महासागर में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण न्यूज है, आप इसको चर्चा में भी रहा है। बाकी इसका हैंड आउट के रूप में PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नमस्कार।